रुद्र अपनी केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक टेबल स्माइल आ गई। उसने फ़ोन निकाला और रोनी को कॉल किया। वो एक्सीडेंट किसने प्लान किया था, कुछ पता चला? रोनी, कुछ तो मिसिंग है रोनी, क्योंकि हम जिस पे शक कर रहे हैं एक्चुअल में वो कंप्लीट दोषी नहीं है। ये एक ट्रैप है। इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो यही चाहता है कि मैं भी व्योम के ऊपर शक करूं और व्योम को डिस्ट्रॉय कर दूं। सारे सबूत व्योम के खिलाफ हैं। वो जो कोई भी है मेरे और व्योम के डील के बारे में अच्छे से जानता है। इस डील से काफ़ी नुकसान होने वाला है। सोचो रोनी, सोचो, कौन है वो? कोई ऐसा जो मेरा और व्योम दोनों का दुश्मन है। वैसे मिस्टर विश्वजीत सूर्यवंशी के क्या हाल है? आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है आप पर अटैक उन्होंने करवाया था या नहीं। रोनी साफ तौर पर बोला। नहीं रोनी, मिस्टर विश्वजीत सूर्यवंशी ने इस बार मुझ पर अटैक नहीं करवाया है। नज़र रखो उन पर और उनकी सो कॉल्ड वाइफ पर भी। रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में बोला। यह जो कोई भी मास्टरमाइंड है, मज़ा आएगा इसके साथ गेम में। ढूंढो रोनी ढूंढो, बिकॉज किंग कांट वेट टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज। रुद्र डेविल स्माइल के साथ बोला। डोंट वरी बॉस, आई विल फाइंड हिम सून, रोनी बोला। वैसे उस लड़के का क्या हुआ रोनी? एक बार फिर अपनी शर्द आवाज़ में रुद्र ने रोनी से पूछा। बॉस, वसीम अपने बंदों के साथ गया हुआ है। वो लड़की अभी मॉल में है। जल्द से जल्द आपके सामने होंगी। उसकी डिटेल्स क्या हुआ रोनी? लगता है तुम्हें एक लंबी छुट्टी की ज़रूरत है। हर काम में डिले कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टियों पर भेज दूंगा, रुद्र कड़क आवाज़ में बोला। नो बॉस, सॉरी बॉस, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ सर, रोनी थोड़ा सहम कर बोला। ओके। रुद्र फ़ोन कट कर वापस कुछ सोचने लगता है। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी जब उस लड़की का कोई पता नहीं चलता, रुद्र खुद उसके सामने से वसीम को कॉल करता है। रुद्र का कॉल देकर वसीम डर जाता है। जी बॉस, वसीम डरता हुआ बोला। क्या हुआ वसीम? मेरे सारे बंदे अचानक इतने स्लो कैसे हो गए? इतनी देर में तुमसे लड़की नहीं लाई जा रही? रुद्र गुस्से में बोला। क्या ही बताऊं बॉस, ये मैडम क्या आफत है। जब मैंने इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोला तो कहती है मैं लड़कों के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे एक फीमेल स्टाफ भी चाहिए। अजीब अजीब से हरकतें, अजीब अजीब सी डिमांड्स कर रही हैं। अभी भी हमारे सामने आराम से बैठी हैं, कह रही हैं मैं चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे कोई फीमेल स्टाफ साथ में चाहिए। बॉस, मैंने अभी पूजा को कॉल किया है, वो रास्ते में है। पूजा के आते ही हम मैडम को लेकर ऑफिस पहुँचते हैं। आई एम सॉरी बॉस, डरते हुए वसीम ने अपनी परेशानी बताई। व्हाट? तुम लोगों से एक लड़की कंट्रोल नहीं हो रही है? अंडरवर्ल्ड माफिया के आदमी होकर तुम लोग से एक लड़की नहीं ला जा रही है? और क्या उम्मीद रखूं मैं तुम लोगों से? ब्लडी लूजर्स, डू व्हाट एवर यू वांट। अब तो मैं जल्द से जल्द उस लड़की को मिलना चाहता हूँ। आखिर वो है कौन जिससे मेरे आदमी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? एक बात याद रखे, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, रुद्र गुस्से में बोला। सॉरी बॉस, हम जल्द से जल्द लेकर पहुंचते हैं। वसीम को आज बेहद ही शर्म महसूस हो रही थी। जिससे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के गुंडे हैंडल हो जाते थे, आज इससे एक लड़की नहीं संभल रही थी। वसीम अंडरवर्ल्ड माफिया में रुद्र का बायां हाथ है। रुद्र के सारे इलीगल कामों को वसीम ही हैंडल करता है। मार्शल आर्ट में तो चैंपियन है और निशाना बिल्कुल शार्प शूटर वाला। वसीम और रोनी रुद्र के दोनों हाथ हैं। लेकिन आज वसीम से एक लड़की संभाले नहीं जा रही थी। मैडम के नखरे ही इतने थे। मॉल में होने की वजह से वसीम वहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ कोई बखेड़ा नहीं चाहता था, इसलिए बेचारा उस लड़की के सामने हाथ बांधे चुपचाप खड़ा था। वो पूजा के आने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। कमाल की हिम्मत थी उस लड़की में। अपने आसपास बंदूकधारी भयानक गुंडों से घिरे होने के बावजूद मॉल के कॉरिडोर में रखे एक सोफे पर बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रही थी। थोड़ी ही देर में हाँफती दौड़ती पूजा वहां आ पहुंची। पूजा को देखते ही वसीम को एक राहत सी मिली। अब वो कम से कम अपने बॉस के दिए ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा कर पाएगा।
पूजा, उन मैडम को जल्द से जल्द वापस लेकर चलना है। गो एंड टेक हर टू द ऑफिस, बॉस इज वेटिंग। वसीम ने जल्दबाजी दिखाते हुए पूजा को ऑर्डर दिया। यस सर, पूजा हाँफते हुए बोली। वसीम के जल्दी पहुंचने की ऑर्डर की वजह से उसने एस्केलेटर से ही दौड़ लगा दी थी। मैडम, आपको फीमेल स्टाफ चाहिए थी ना? देखिए, वो आ गई फीमेल स्टाफ। अब हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ हमारे साथ चलिए। वसीम तेज आवाज़ में उस लड़की के पास जाकर बोला। ओ हेलो मिस्टर, तमीज़ से बात कीजिए मुझसे। एक तो मैनर्स नहीं है आपके पास। किसी भी लड़की को लेकर जाने के लिए साथ में एक फीमेल स्टाफ होनी चाहिए, ऊपर से मुझे तेवर दिखाए जा रहे हैं। वो लड़की वसीम पर बिफरते हुए बोली। उस लड़की का तेवर देखकर वसीम भी एक पल को सकुचा गया। ये पहली बार था जब उसके आदमियों के सामने कोई लड़की उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। वो तो बस अपने बॉस के ऑर्डर की वजह से मजबूर था, वरना अब तक वो क्या कर बैठता वो खुद नहीं जानता था। ओके मैम, आप प्लीज़ चलेंगी हमारे साथ? काफ़ी देर से आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। वसीम ने इस बार काफ़ी शांत होकर बोलने की कोशिश की। मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? उल्टा तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट कर रखा है। पिछले 1 घंटे से मुझे यहाँ बिना बात के बिठा के रखा है। पता नहीं कौन है तुम्हारा बॉस, जिसके पाँव में मेहंदी लगी है, जो खुद यहाँ तक नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता तो उसे कहो मेरा इंतज़ार करे। मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग चलती हूँ। तुम्हारा बॉस ना हुआ अमेरिका का जो बाइडेन, हो गया बड़ा आया टाइम वेस्ट पर लेक्चर देने वाला। वो लड़की अपने हाथों और बाहों को नचाते हुए गुस्से में बोली। अपने बॉस के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर वसीम का भेजा घूम गया था। एक पल को तो मन किया कि पैकेट से घोड़ा निकाल कर 6 की 6 गोलियां उसके भेजे में उतार दे। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किए बैठा था। मैम प्लीज़ चलेंगे आप हमारे साथ? हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बड़ी प्यार से इस बार पूजा बोली। पहले इस अकड़ू इंसान से बोलो कि मुझे सॉरी बोले, फिर मैं जाऊंगी। दोनों हाथ को एक साथ कमर पर बांधे भौं को नचाते हुए वो लड़की बोली। सॉरी? और वसीम? ये बात सुनकर ही पूजा का तो गला सूख गया। उस लड़की को घोरते हुए पूजा ने अपने गले को तर किया और कातर नज़रों से वसीम को देखने लगी। लाल चेहरा और बड़ी बड़ी गुस्से भरी आंखों से वसीम अब पूजा को घूर रहा था। पूजा ने बेचारी सा फेस बनाकर आंखों ही आंखों में वसीम को रिक्वेस्ट करने लगी। फाइनली वसीम ने एक बार अपनी वॉच को देखा और फिर पूरी अकड़ के साथ दूसरी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी। हाँ, ये सॉरी था? सॉरी बोल रहे थे या पत्थर मार रहे थे? वो लड़की एक बार फिर मुंह बनाते हुए बोली। इस बार वसीम ने बड़ी बड़ी लाल आंखों को गुस्से में तरेरते हुए पूजा को देखा तो बेचारी की घिघी ही बंद गई। उसने एक बार फिर बेचारी से शक्ल बना ली। दोनों आंखों को छोटी कर मुंह का पाउट बनाकर उसने हल्के से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। पूजा को देखकर वसीम ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर उस लड़की को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, अब चले? वो जितना हो सके अपने आवाज़ को पोलाइट बना रहा था। इसे कहते हैं सॉरी? सॉरी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे एहसान कर रहे हो, उस लड़की ने बेतकल्लुफ़ी होकर कहा। उस लड़की की बातें सुनकर अब वसीम की मुठियाँ कस गई। वो या तो इस लड़की को गोली मार देता या अपना ही सर दीवार पर दे मारता। पूजा ने इस बार उस लड़की से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मैम। हाँ ठीक है, चलती हूँ। कहते हुए वे लोग एस्केलेटर से 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पर आ गए। लिफ्ट मैडम ने यह कहकर नहीं यूज किया। जैसे ही वे लोग ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए दूसरे एस्केलेटर लेते, वो लड़की बोल पड़ी, है रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। अब की बार तो पूजा को भी गुस्सा आ गया था। मैम, क्या आप सिर्फ 10 मिनट वेट कर सकती हैं? हमारी ऑफिस यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। पूजा रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, नो आई कांट वेट, आई वॉन्ट टू पी नाउ। वो लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। देखिए मैम, आप बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप कहाँ? आपको हम कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट वेट कर लीजिए। ऑफिस में जाकर आप सबसे पहले वॉशरूम यूज कर लेना, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल यहाँ से चलिए। वसीम गुस्से में बोला, ये नेचर्स कॉल है, आइसक्रीम और चॉकलेट खाने की क्रेविंग नहीं जो मैं कंट्रोल कर लूँ। आई कांट कंट्रोल। पूजा ने एक बार फिर कातर नज़रों से वसीम को देखा तो वसीम उसकी तरफ पीठ दिखाकर गुस्से में घूम गया। चलिए मैम, मैं आपको लेकर चलती हूँ, पूजा बड़े प्यार से बोली। वही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी बात ढंग से समझ ही नहीं आती। वो लड़की वसीम को आंखें दिखाते हुए बोली।
उस लड़की के जाते ही वसीम ने गहरी सांस ली और हाथों पर पंच बनाकर एक जोरदार पंच सामने की दीवार पर दे मारा। उस लड़की को वॉशरूम में गए 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गए थे। पूजा अभी भी बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। 20 मिनट बीत जाने के बाद वो वॉशरूम के अंदर जाकर चेक करती है तो एक वॉशरूम अभी भी उसे लॉक मिलता है। वो काफ़ी देर उस लड़की को आवाज़ देती रही लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो काफ़ी देर तक आवाज़ लगाती रही। थक हार कर वो बाहर निकल गई। उसने अब वसीम को इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा था। वसीम सर, वसीम सर। वो हाँफते हुए वसीम के पास आकर बोली, क्या हुआ पूजा, तुम इतना क्यों हाँफ रही हो? और वो मैडम कहाँ है? सर वो तो वॉशरूम बोल कर ही गई थी लेकिन इतनी देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आई। जब मैं चेक करने गई तो एक वॉशरूम तो लॉक है बट उनके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। डैम इट, शी मेड अस फुल। ढूंढो उसे, वसीम गुस्से में चीखा। वसीम की बात सुनकर सारे लोग इधर उधर भागने लगे। रुद्र अपने केबिन में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था। तभी उसके केबिन में नॉक होती है। यस कम इन। रुद्र फाइलों में नजरें गड़ाए ही बोला, मिल गई डिटेल्स? बताओ कौन है वो लड़की? ईशा मेहरा, उम्र 22 साल, अभी अभी अपनी MBA कंप्लीट किया है और एक कंपनी में कैंपस सिलेक्शन मिला है। माँ बाप कोई नहीं है, एक सौतेली माँ और एक बहन है। आवाज़ सुनकर रुद्र चौंक जाता है क्योंकि ये आवाज़ रौनी की नहीं, एक लड़की की थी। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुद्र चीखा। वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे गुंडे भेज के यहाँ बुलाने की, ईशा ने भी गुस्से में उसे जवाब दिया। ओह, तो वो तुम हो जो मेरे पीछे जासूसों की तरह पड़ी हो? रुद्र ने टाउंट मारा। ओ हेलो, तुम कोई शाहरुख खान नहीं हो जो मैं तुम्हारे पीछे जासूसी करूँगी। खुद को शाहरुख खान समझने की भूल कभी मत करना। ईशा ने बालों को झटकते हुए बिल्कुल उसी टोन में आंसर दिया। तुम भूलो मत, सूर्यवंशी एम्पायर में खड़ी हो। मेरा एक इशारा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब करवा सकता है। रुद्र ने उसे डराने की कोशिश की। बहुत देखे हैं तुम जैसा डराने वाले। तुमने मेरी मदद करी थी, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम तमीज में रहकर बात करो, ईशा ने बेतकल्लुफी होकर कहा। ईशा की बदतमीजी भरी बातें सुनकर रुद्र के चेहरे की नसें तन गई थी। गलती कर दी थी तुम्हें बचाकर, उस दिन नहीं बचाना चाहिए था। यही प्रॉब्लम होती है तुम जैसी टाउन मार्केट गर्ल्स की। कहीं भी रिच बंदा देखा नहीं कि लात टपकाते हुए पीछे पीछे पहुंच जाती हो। रुद्र एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम में ऐसा कौन सा शहर लगा है जब तुम्हारे पास आने के लिए मुझे लात टपकाना पड़े? खुद ही देख लो रुद्र सूर्यवंशी, तुम मुझसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे थे। तुम्हें तो अपने आदमियों की फौज भेजनी पड़ी इसी टाउन मार्केट गर्ल को लाने के लिए। अपने आदमियों को तुम ही बार बार फ़ोन कर रहे थे। ईशा ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रुद्र सूर्यवंशी से इस टोन में बात करो? लड़की होने का नाजायज फ़ायदा उठा रही हो? वो तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी नहीं होती। इससे पहले कि रुद्र अपनी बातें पूरी कर पाता, रुद्र का फ़ोन बज उठा। रुद्र ने जैसे ही फ़ोन पिक किया, उधर से परेशान सी वसीम की आवाज़ आई। सॉरी बॉस, वो हमारे हाथों से निकल गई, पर मैं आज शाम से पहले ढूंढकर किसी भी हाल में आपके पास खड़ा कर दूंगा। मैं वो मेरे सामने खड़ी है। रुद्र अपने दांतों को पीसते हुए बोला। तुम सब के सब यूजलेस हो, कहकर रुद्र ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। रुद्र की बातें सुनकर एक पल तो वसीम का सर ही चकरा गया। खैर, पूरी बात ना तो उसे जाननी थी ना ही उसे जानने की परमिशन थी। वह अपने आदमियों को लेकर वहाँ से निकल गया। बेचारे तुम्हारे आदमी पूरी बारात लेकर आए थे, फिर भी देखो तुमसे मिलने अकेले ही आना पड़ा मुझे। ईशा ने हंसते हुए रुद्र को टोंट कसा। उसने गुस्से में ईशा को घूरा। गेट आउट मेरे ऑफिस से, और यहाँ दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना। हम ना मिस्टर रुद्र सूर्यवंशी, इस हसीन चेहरे को देखने की आदत डाल लो, क्योंकि सुबह दोपहर शाम तुम्हें डेली अब यही चेहरा नजर आने वाला है। सब बकवास है ये। मैं चाहूँ तो इस चेहरे का नामो निशान मिटा सकता हूँ इस दुनिया से। रुद्र गुस्से में बोला। अगले 6 महीने तो तुम मुझे इस ऑफिस से भी नहीं निकाल पाओगे मिस्टर सूर्यवंशी। ये रही मेरी अपॉइंटमेंट लेटर जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर है। अपनी कंपनी का रूल्स याद तो है ना तुम्हें? 6 मंथ के लिए तुम मुझे इस कंपनी से निकाल नहीं सकते, और ना ही मैं ये कंपनी छोड़कर जा सकती हूँ। 6 महीने
पूरे 6 महीने साथ रहना है हमें, तो इस चेहरे को देखने की आदत डाल लो। गुस्से में रुद्र के दिमाग की नसें फटने को तैयार थी और फिर सोने की वजह से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था, वरना ईसा की जगह कोई लड़का होता तो वह कब का उसे नर्क का दर्शन करा चुका होता। लेकिन रुद्र अपने वसूलों का पक्का था, वो औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाता था, इसलिए शायद ईशा के अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वह रुद्र का सामना कर पा रही थी। क्या बकवास है, तुम और मेरी कंपनी में? इम्पॉसिबल। मेरी कंपनी का कैंपस प्लेसमेंट सिलेक्शन इतना बुरा नहीं है कि तुम जैसी एम्प्लॉय को हायर करना पड़े। ये बात तो तुम्हें अपने सिलेक्शन कमेटी से पूछना चाहिए रुद्र सूर्यवंशी, क्योंकि 2 दिन पहले ही तुमने खुद ही मेरी अपॉइंटमेंट लेटर को अप्रूव किया था। कहते हुए ईसा ने बड़े ही एटीट्यूड में अपने टोंट बैग से अपॉइंटमेंट लेटर और टर्म्स कंडीशन की डीड उसके सामने कर दी। रुद्र ने जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़े उसकी आंखें बड़ी होती चली गई। गुस्से में उसने आओ देखा न ताव और पेपर की धज्जियाँ उड़ा ईसा के मुंह पर फेंक दिया। लो, खत्म हो गई तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ। अब अपनी इज्जत की बच्ची खुची धज्जियाँ उठाओ और कंपनी से चलते बनो। रॉनी, रॉनी! रुद्र गुस्से में चीखा। रॉनी भागता हुआ उसके केबिन में आ पहुंचा। वहाँ का माहौल उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि आज पहली बार रॉनी ने रुद्र के केबिन में किसी लड़की को देखा था, सिर्फ वहाँ की फीमेल एम्प्लॉय के अलावा। इस लड़की के सारे डिटेल्स चेक करो और इसका हमारी कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे अभी के अभी ख़त्म करो। इतना आसान नहीं है रुद्र सूर्यवंशी। मैंने तुम्हें जो पेपर्स दिया था वो तो सिर्फ कॉपी है। एक्चुअल में तो मेरे पास ईमेल्स में प्रूफ पड़ा है। तुम चाहकर भी मुझे ऑफिस से 6 महीने से पहले नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये रूल्स तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं। ईसा उसके सामने बिल्कुल तन कर खड़ी थी, बिना किसी डर के। ईसा ने सेम पेपर अपने बैग से निकालकर फिर से रौनी को थमा दिया। रौनी ने जब वो पेपर्स पढ़े तो सर झुकाकर रुद्र को देखते हुए बोला, यस बॉस, शी इज राइट। कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग हम 6 मंथ से पहले इन्हें नहीं निकाल सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। रौनी की बात सुनकर रुद्र गुस्से से तमतमा गया। तुम लोग क्या क्या करते हो? कैंपस सिलेक्शन के नाम पर किसी भी ऐरे गैरेट को उठाकर ले आते हो कंपनी में? क्या मैंने खैरात बांटने की कंपनी खोल रखी है जो कोई भी मुंह उठाकर आएगा और इस कंपनी में काम करने लगेगा? रुद्र गुस्से में रौनी को डांट रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी बॉस, बट इन्होंने IIM मुंबई से अपना MBA कंप्लीट करा है, यहाँ तक कि अपने कॉलेज में टॉपर भी रही हैं। बस यही वजह थी इनकी हमारी कंपनी में इनके सिलेक्शन का। इतना कहकर रौनी एक बार फिर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। रुद्र गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। गेट आउट, आई सेड गेट आउट, रुद्र चीखा। इतना सुनते ही रौनी सर पर पैर रखकर वहाँ से बाहर निकल गया। रुद्र की चीख सुनकर एक पल को ईसा भी सहम गई थी। रुद्र ने ईसा को घूरा और धीरे धीरे ईसा की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र को खुद की तरफ बढ़ता पाकर ईसा धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगी थी। पीछे सरकते सरकते वो दीवार से टकरा गई। उसके पास अब जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रुद्र उसके बहुत करीब आ चुका था। ईसा उसके पास से बचकर निकल ना पाए, इसलिए दोनों साइड रुद्र ने अपने दोनों हाथ दीवार पर जमा दी थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे खेलने का? आग से खेल रही हो, जल जाओगी। राख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। वेलकम टू द हेल मिस ईशा मेहरा। रुद्र ने गुस्से में ईशा के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरा और उसके हाथों को मोड़ते हुए घुमा के पेट के बल दीवार से चिपका दिया। गुस्से में लाल दहकती उसकी दोनों आंखें अंगारे बरसाने को तैयार थी। रुद्र के इस तरह पकड़ने और हाथों के मरोड़ने की वजह से ईशा को दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे नमी आने लगी थी, लेकिन गुस्सा और अकड़ अब भी बरकरार था। आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर अपनी भलाई चाहती हो और अपनी ज़िंदगी से प्यार हो तो कल से ऑफिस ज्वाइन मत करना। अपनी सर्द आवाज़ में रुद्र ईसा के कानों के पास जाकर धीरे से बोला, मत मजबूर करो मुझे अपने अंदर का राक्षस जगाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने ही बनाए वसूल तोड़ दूँ। मैं एक औरत पर हाथ नहीं उठाता। मत खेलो इस आग से, रुद्र की तपिश झेल नहीं पाओगे तुम। कहते हुए रुद्र ने गुस्से में ईसा को छोड़ दिया। रुद्र की हरकत देखकर अब ईसा को बहुत गुस्सा आ चुका था। उसने रुद्र की टेबल से एक पानी का गिलास उठाया और सारा पानी रुद्र के मुंह पर उछाल दिया। ये मुझे तकलीफ देने के लिए था, अब हिसाब बराबर। आइंदा याद रखना, मेरे साथ
इस तरह का बर्ताव करने से पहले ना 100 बार सोचना। एक और बात, मुझे आग से खेलने का शौक है। वो क्या है ना, मैं कोई मोमबत्ती नहीं जो कि आग की तपी से पिघल जाऊं। मैं तो वो खरा सोना हूँ जो आग में जलकर और निखर जाऊंगी। मैं कल ऑफिस जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। कहते हुए ईशा ने जोर से केबिन का दरवाजा पटका और वहां से निकल गई। रुद्र पानी से सरोबार गुस्से में उसे देखता ही रह गया। तुम्हारी यह हरकत तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है ईशा मेहरा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। रुद्र पागलों की तरह पूरे केबिन में तोड़ फोड़ मचा रखा था। वो पूरे गुस्से में उबल रहा था। हाउ डेयर सी, उसकी इतनी हिम्मत, उसने रुद्र सूर्यवंशी के ऊपर पानी डाला। बहुत भारी भूल कर दी तुमने रुद्र सूर्यवंशी से पंगा लेकर मिस ईशा मेहरा। उसने अपने बालों से टपक रही पानी की बूंद को अपने हाथों से समेटते हुए हाथों को बालों में पीछे तक फेरा और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने तुरंत वसीम को फ़ोन लगा दिया। हेलो वसीम। यस बॉस। रुद्र वसीम को 2 मिनट तक कुछ समझाता रहा। काम हो जाना चाहिए, उनका स्वागत घर पर धमाकेदार होना चाहिए। हो जाएगा बॉस, वसीम बोला। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वसीम। तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। ये डैमेजेस तुम्हें पे अप करना ही पड़ेगा। रुद्र सूर्यवंशी कभी किसी को माफ़ नहीं करता। नो नेवर। तुमने आग से खेलने की कोशिश की है, झुलसना तो तुम्हें पड़ेगा ही। रुद्र मन ही मन सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक तेवर आते जा रहे थे। कुछ वक्त बाद ईशा जब अपने घर पहुंचती है तो वहां का माहौल उसे कुछ बदला हुआ लगता है। उसकी माँ सोफे पर बैठकर उसे घूरे जा रही थी। आ गई महारानी, फुर्सत मिल गई आपको घर आने की। मुझे तो लगा था कि अब अपॉइंटमेंट लेनी होगी मैम की मिलने से पहले। हाँ भाई, हो भी क्यों ना, अब सूर्यवंशी इंडस्ट्री में जॉब जो मिल गई है मैडम को, नखरे तो बढ़ेंगे ही। अपनी माँ की ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुन ईशा चुपचाप उनका मुंह ताक रही थी। उसने इशारे में पास खड़ी लिया से पूछा तो लिया ने उसे टेम्परेचर गर्म होने का इशारा किया। महारानी जी, अगर आपको काम नहीं करना था तो आप बता देती, हम ही कर लेते। हाँ, हम क्यों नहीं, हम तो बैठे ही हैं यहाँ नौकर आपके लिए। कम से कम तुम्हारी वजह से हमें बिना पानी के तो नहीं रहना पड़ता। 2 घंटे से घर में एक बूंद भी पानी का नहीं है। समय से पानी का बिल क्यों नहीं भरा तुमने? अब वो भी क्या तुम्हारी माँ भरने आएगी स्वर्ग से? तुमसे कोई काम होता नहीं तो जिम्मेदारियाँ ही क्यों लेती हो? बस तुम्हारे बाप ने मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया। खुद तो कोई काम का रहा नहीं, मर गया साला तेरी माँ को लेकर, और मुझे छोड़ गया दरिंदे समाज में 2-2 जवान बेटियां देकर। ईशा और लिया दोनों को ही अपनी माँ की बातें तकलीफ दे रही थी। हालांकि ईशा की ये सौतेली माँ थी, मगर ईशा ने कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माँ है। पर माँ, मैंने तो पानी का बिल टाइम से भरा था, ईशा बिल्कुल दबी से आवाज़ में बोली। लो, तो क्या अब मैं झूठ बोल रही हूँ? जानबूझकर तुझे नीचे दिखाने के लिए पानी मैंने खुद कटवा दिया है। हाँ, लगा ले, तू भी मुझ पर आरोप लगा ले, सौतेली माँ जो हूँ। कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना महारानी कि घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। अब मुझे आप 5 मिनट दो, मैं चेक करती हूँ। सबसे पहले भागकर किचन और वॉशरूम में टैप चेक करती है जहाँ सचमुच पानी नहीं आ रहा था। ईशा ने तुरंत वाटर डिपार्टमेंट में कॉल लगाया। तकरीबन 15 मिनट सर खपाने के बाद उसे पता चला कि उसके घर पानी वाटर डिपार्टमेंट की वजह से नहीं गया है। ईशा ने रिक्वेस्ट करी कि वो किसी को भेज दे चेक करने के लिए, तो उन्होंने इसके लिए 3 घंटे का समय मांगा है। 3 घंटे से पहले कोई भी आकर चेक कर नहीं सकता। थक हार कर ईशा सोफे पर बैठ गई। ईशा अभी तक अपना दिमाग चला रही थी कि उसके मोबाइल में एक मैसेज फ्लैश हुआ। मुझ पर पानी फेंक कर कितनी बड़ी गलती करी है तुमने। तुम्हें अब महसूस होगा जब तुम्हें सारी रात पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, वरना रुद्र सूर्यवंशी अपने आगे दूसरे को झुकाना अच्छे से जानता है।